और बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान का बयान दर्ज किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 14 अप्रैल की सुबह जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी तब सलमान खान घर पर ही थे। उस रात उनके घर पर एक पार्टी का आयोजन हुआ था, इसलिए सलमान उस रात देर सोए थे। सुबह अचानक गोलियों की आवाज सुनकर वो उठे। ये भी पता चला है कि 14 अप्रैल की सुबह जब फायरिंग हुई थी तब अभिनेता अरबाज खान सलमान के साथ घर पर मौजूद नहीं थे, पर चूंकि सलमान के साथ पहले मिली धमकियों के दौरान अरबाज उनके साथ थे, इसलिए पुलिस ने उनका भी बयान दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस अब तक कुल 29 लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। 26 जून को महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर जो एनडीए के घटक दल हैं उनमें मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। नासिक और मुंबई में इन दलों ने अपने अपने प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ खड़े किए हैं। रौनक कुकड़े की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री पद न मिलने के कारण एनडीए के 2 प्रमुख घटक दल शिवसेना और एनसीपी पहले से ही नाराज है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए हो रहे चुनाव में भी इन तीनों दलों के बीच मनमुटाव साफ देखने मिल रहा है। महाराष्ट्र में 26 जून को विधान परिषद की 4 सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसमें से 2 सीट मुंबई की, एक कोंकण की और एक नासिक की है। मुंबई में शिक्षक निर्वाचन सीट पर बीजेपी और एनसीपी दोनों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस तरह नासिक स्थानक सीट पर भी शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी तीनों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एक तरफ जब महाराष्ट्र में एनडीए के इन तीनों घटक दलों के बीच विधान परिषद चुनाव को लेकर खींचतान चल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने अपने घटक दलों के बीच के विवाद को चुनाव से पहले ही निपटा लिया है। लोकसभा चुनाव में सभी नेता व्यस्त थे, इसलिए हमने पार्टी की तरफ से पर्चा भरा था, लेकिन आज सीएम साहब और हमारे नेता का फोन आने के बाद मैंने अपना पर्चा वापस लिया है। अंतिम टप्प्यात आहे, त्यातला एक भाग म्हणजे मला लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही एनडीए के घटक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया था। महायुति के घटक दलों ने आरोप लगाया कि कई सीटों पर उन्हें साथी पार्टियों का सहयोग नहीं मिला और उनके उम्मीदवारों को सहयोगियों के वोट ट्रांसफर नहीं हुए। मिसाल के तौर पर नासिक लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाले शिवसेना उम्मीदवार हेमंत गोडसे ने आरोप लगाया कि एनसीपी नेता छगन भुजबल ने उनकी कोई मदद नहीं की। जबकि मोदी मंत्रिमंडल ने शपथ ली तब भी एक बार फिर शिवसेना और एनसीपी दोनों की नाराजगी की खबरें सामने आई, जिसके बाद फडणवीस को दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करनी पड़ी। शिवसेना ने आरोप लगाया कि 7 सांसदों वाली पार्टी होने के बाद भी उन्हें कैबिनेट मंत्री पद नहीं दिया गया, जबकि चिराग पासवान की पार्टी के पास 5 सांसद है, उन्हें कैबिनेट मंत्री पद दिया गया। वहीं एनसीपी ने भी आरोप लगाया कि जीतन राम मांझी की पार्टी को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद मिला है, जिनकी पार्टी का केवल एक ही सांसद है, जबकि अजीत पवार की पार्टी को एक भी मंत्री पद नहीं दिया गया है। हालांकि एनसीपी इन मुद्दों को सार्वजनिक तूल नहीं दे रही है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली में विस्तृत चर्चा की है। एक स्ट्रैटेजी भी हमने बनाई है और स्ट्रैटेजी के तहत लड़ रहे हैं। 4 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में महायुति के इन घटक दलों के बीच अगर दूरियां ऐसे ही बढ़ी तो राज्य की सियासत में नए समीकरण देखने मिल सकते हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार गुट एनसीपी 4 सीटों पर लड़ी, एक ही सीट पर जीत मिली। अजीत पवार ने भी माना कि भ्रम फैलाया गया और मुसलमान वोटर उनसे काफी दूर हुए। अब विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं, उसके पहले अजीत पवार गुट एनसीपी की ओर से मुस्लिम आरक्षण की मांग उठ रही है, वो भी आंदोलन की चेतावनी के साथ। अब ऐसे समय में जब मनोज जरांगे पाटिल मराठा आंदोलन को लेकर अनशन पर बैठे हैं, उसके बीच में मुस्लिम आरक्षण को लेकर उठ रही मांग गठबंधन सरकार के लिए किस तरह से सिरदर्द साबित हो सकती है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ मराठा आरक्षण की मांग के साथ मनोज जरांगे पाटिल का फिर से शुरू हुआ अनशन राजनीतिक दलों के पसीने छुड़ा रहा है, तो दूसरी ओर मुस्लिम आरक्षण की मांग चल पड़ी है, वो भी महायुति के सहयोगी एनसीपी अजीत पवार गुट की ओर से। अजीत पवार गुट का कहना है कि आंध्र की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मुसलमानों के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण लागू होना चाहिए, वरना आंदोलन होगा। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी पार्टी मुसलमानों को 4% आरक्षण देने जा रही है, वो भी महायुति के साथ।
अब मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है, यही निवेदन है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों ने क्या गुनाह किया है। हमारे पास तो माननीय हाई कोर्ट ने मुसलमान के फेवर में जजमेंट दिया था। मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेटिव है आज वो सदन में नहीं है, ना तो खासदार में किसी को टिकट दिया गया मुसलमानों को। तो मेरी ये सरकार से ये गुजारिश है कि आप मुसलमानों को एजुकेशन में 5% आरक्षण दीजिए, वरना मुसलमानों को रास्ते पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। हालांकि मुसलमान ये बिल्कुल करना नहीं चाहता है। लोकसभा के खराब नतीजों के आंकलन के लिए हालिया पार्टी बैठक में अजीत पवार खुद मान चुके हैं कि मुसलमान वोटर उनसे दूर चले गए। तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले की ये कसरत मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश है? पहले हम सरकार में थे तब भी हमने मराठा आरक्षण के साथ मुस्लिम आरक्षण के बारे में भी विधानसभा में निर्णय किया था। पहले भी हम उस बारे में सहमत थे, आज भी है। हमारा ये मानना है कि अल्पसंख्यक समाज को दूसरे समाज के साथ उनको लिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन एक अच्छा तरीका है जो उनको आगे लेके आने के लिए ज़रूरी है। नौकरियों में अगर आरक्षण मिलता तो और अच्छा होता, लेकिन कम से कम एजुकेशन में तो उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज से जुड़े जानकार मानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में एक मत से मुस्लिम समुदाय महायुति के खिलाफ गया, मगर आरक्षण पर फैसला हुआ तो आने वाले चुनावों में पासा पलट भी सकता है। मुसलमानों का एकतरफा वोट बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत दादा गुट के खिलाफ गया। आज महाराष्ट्र में माइनॉरिटी के बहुत से मसले हैं, 5% रिजर्वेशन है, मौलाना आज़ाद है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अगर इन मसलों पर शिंदे गुट या एनसीपी अजीत दादा का गुट मुसलमानों को सपोर्ट करता है, 5% रिजर्वेशन पर आज वो करके देता है। जिस आपने मराठा रिजर्वेशन तो करने की बात की, लेकिन मुसलमानों के माइनॉरिटी का जो 5% रिजर्वेशन था वो भी नौकरियों का रिजर्वेशन था। अगर आप वो करके देते हैं तो यकीनन माइनॉरिटी क्यों नहीं सोचेगी। आप उनके मसाइल को हल करिए, यकीनन मुसलमान आपके साथ भी आएगा। महायुति में शामिल होने के बाद भी अल्पसंख्यकों के आर्थिक अधिकारों, विश्वास और हितों की रक्षा के लिए अजीत पवार गुट ने कई फैसले लिए और कोशिशें की जो लोकसभा नतीजों में फेल साबित होती दिखी। अब मराठा आरक्षण के आंदोलन के बीच एनसीपी की मांग से गठबंधन सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। राजधानी दिल्ली की जनता पानी के संकट से जूझ रही है, तो वहीं दो राज्यों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच एनडीटीवी को नहर से पानी ले जाता टैंकर मिला जिस पर लिखा था दिल्ली जल बोर्ड। दिखाते हैं आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट। तेज गर्मी पानी की समस्या को और गंभीर बना रही है। दिल्ली के लोगों के लिए पानी का खास स्रोत हरियाणा से दिल्ली के लिए 102 किलोमीटर लंबी मुनक नहर है, जो दो राज्यों और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकारों के बीच विवाद की जड़ बन गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो नहर से पानी की चोरी रोकने में नाकाम रही है, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल का कहना है कि दिल्ली के पानी का तकरीबन 5वां हिस्सा नहर से चुराया जा रहा है, जानबूझकर रोक रही है। और आम आदमी पार्टी आरोपों को गलत बता रही है और उसका कहना है कि हरियाणा सरकार जानबूझकर दिल्ली का पानी रोक रही है। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी टीम को मिला ये टैंकर जो नहर से पानी ले रहा था और जिस पर दिल्ली जल बोर्ड के निशान बने थे। कायदे से दिल्ली जल बोर्ड के आधिकारिक टैंकर को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी की सरकार से सख्त सवाल पूछे। उसने पूछा कि राजधानी में टैंकर माफिया पर लगाम लगने के लिए वो क्या कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा था कि सरकार ये पक्का करेगी कि राजधानी में कहीं रिसाव से पानी की बर्बादी ना हो। पूरा जो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, उनमें लीकेजेस को चेक करने के लिए कि कहीं पर भी इस समय हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि कहीं पर भी पानी का लीकेज हो जाए, तो हम एक एडिशनल जो हमारी टीम्स हैं, क्विक रिस्पांस टीम्स, जो हमारे एडीएम्स और एसडीएम्स की लीडरशिप में बनी हैं, उनको अब हम पानी की लीकेजेस को चेक करने के लिए लगा रहे हैं। दिल्ली का जल संकट है ही नहीं, दिल्ली का जल संकट बनाया गया है। दिल्ली का जल संकट इसलिए है कि ये चोरी, अगर ये चोरी बंद हो जाए, पानी की लीकेज बंद हो जाए, पानी की बर्बादी बंद हो जाए, तो दिल्ली के एक एक आदमी को पूरा पानी मिल सकता है।
अब बड़ा सवाल ये है कि इस मामले से जुड़े सभी पक्ष कब एक साथ बैठते हैं और दिल्ली के लोगों की परेशानियों का पक्का समाधान करते हैं। दिल्ली से इशिका की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में शराब पीने वालों के लिए एक बुरी खबर है। हरियाणा में नई आबकारी पॉलिसी लागू हो गई है, जिसके तहत हरियाणा में अब जो शराब है वो थोड़ी महंगी हो जाएगी। हालांकि दिल्ली से तुलना करें तो अभी हरियाणा में शराब सस्ती ही दिखती है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में पीने वालों को अपनी जेब अब कुछ ज्यादा ढीली करनी होगी। बुधवार से वहां नई आबकारी पॉलिसी लागू हो गई है। पॉलिसी के तहत हरियाणा में शराब पहले के मुकाबले महंगी मिलेगी। असर दिल्ली पर भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे दिल्ली वाले यहां से शराब खरीदते हैं। 12 जून से एक्साइज का नया साल स्टार्ट हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें कई आइटम्स के रेट बढ़ाए थे। देसी शराब के 5 रुपये रेट बढ़ाया था, बियर का मिनिमम 20 रुपये रेट बढ़ाया है और अन्य IMFL में भी कुछ रेट बढ़ेंगे हर वैरायटी में। सर, पिछले साल भी बढ़ाया है या कुछ कोरोना के बाद इसको एक्सटेंड हुआ, क्या है? हर साल बढ़ता है, ये रेगुलर फीचर है। हर बार रेवेन्यू के टारगेट्स इंक्रीज करती हैं गवर्नमेंट, तो इसलिए अलग अलग कैटेगरीज में रेट्स भी बढ़ाए जाते हैं। शराब सस्ती होने की वजह से दिल्ली से काफी लोग गुरुग्राम और फरीदाबाद शराब लेने जाते हैं, लेकिन अब नई आबकारी पॉलिसी के तहत हरियाणा में बियर 20 रुपए महंगी मिलेगी। देसी शराब की बोतल में 5 रुपए की बढ़ोतरी है। अंग्रेजी शराब के दामों में 5% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंपोर्टेड शराब 20% तक महंगी हुई है। हरियाणा में शराब पर एक्साइज ड्यूटी कम होने की वजह से शराब सस्ती है, जबकि दिल्ली और दूसरे राज्यों में एक्साइज ड्यूटी अधिक होने से शराब महंगी मिलती है। हरियाणा में दिल्ली के मुकाबले शराब 10 से 30% तक सस्ती है। खास तौर से इंपोर्टेड शराब दिल्ली के मुकाबले काफी सस्ती है, लेकिन अब उतनी सस्ती नहीं मिलेगी। अभी तक तो सस्ती थी, हो सकता है अब रेट इंक्रीज हो जाए। अभी हमारे पास कोई अपडेट है नहीं। अच्छा, तो सस्ती क्यों है गुड़गांव में शराब? सस्ती इसलिए है क्योंकि यहाँ का टैक्स कम होता है ना, तो ये सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है। दारू को और पेट्रोल को इन्होंने GST में इंक्लूड नहीं कर रखा है। जिस दिन GST में इंक्लूड हो जाएगी वो पूरे इंडिया में एक रेट रहेगा, और स्टेट के पास कमाने के लिए सिर्फ दारू और पेट्रोल के अलावा और कोई है नहीं। अच्छा, और कोई ऑप्शन ही नहीं। हम ये नहीं कह सकते भाई गलत बढ़ाया है, पर इसमें क्वालिटी में भी इन्होंने सुधार करना चाहिए। जैसे कि दिल्ली वगैरह मिलती है, पंजाब में, हिमाचल में मिलती है, वहाँ सरकारी ठेके हैं, उसमें अच्छी शराब मिलती है। पर ये हरियाणा में ऐसा क्यों है? पब्लिक की, लोगों की, आम लोगों की भी चिंता होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता होनी चाहिए। प्लास्टिक की बोतलों में शराब आती है, वो प्लास्टिक की बजाय कांच की बोतलों में देनी चाहिए। इससे मतलब लोग बीमारी से बचेंगे थोड़ा, और थोड़ा जो सरकार शराब से पैसा इकट्ठा कर रही है, वो आम आदमी की जो योजनाएं चल रही हैं, आम आदमी को लाभ मिलता है, उन योजनाओं में पैसा लगाना चाहिए शराब का, सरकार को। अगर सरकार शराब के रेटों में बढ़ोतरी करती है तो शराब की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। पिछले दिनों भी पानीपत में, सोनीपत में जहरीली शराब पीने से लोग मर गए थे। जब सरकार टैक्स लेती है, पैसा लेती है जनता से, तो जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, ये भी सरकार को देखना चाहिए, ये भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। दिल्ली में बियर हरियाणा के मुकाबले सस्ती है, क्योंकि उस पर एक्साइज ड्यूटी कम है। हरियाणा में शराब भले ही महंगी हो गई हो, लेकिन दिल्ली और दूसरे राज्यों के मुकाबले अभी भी यहाँ पर शराब सस्ती है। यही वजह है कि बाहर से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर शराब खरीदने आते हैं और शराब की तस्करी भी जमकर होती है। हरियाणा से अपने सहयोगी सुनील रवीस और कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और दुनिया की छठी सबसे ऊंची इमारत के 123वें फ्लोर पर भारतीय राष्ट्रगान बजाए जाने का वीडियो किस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, दिखाएंगे आपको। असम के डॉक्टर ने दक्षिण कोरिया में दुनिया की छठी सबसे ऊंची इमारत लोटे वर्ल्ड टावर पर 123वें फ्लोर पर पियानो पर उन्होंने नेशनल एंथम बजाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।